कर्निया टाउन आर्यन का विला। ओपन एयर पुल में एलईडी लाइट्स के अलग अलग रंग रिफ्लेक्ट हो रहे थे। पुल के बगल में एक अच्छी तरह से सजाया हुआ टेबल रखा था और उसके ऊपर तरह तरह के स्नैक्स और फ्रूट्स थे। छुटकी, समीर, आहान, सादिका और राधा मेज पर चारों ओर बैठे थे। दिन काफी ठंडा रहा था, इसलिए उनमें से किसी को भी स्विमिंग में दिलचस्पी नहीं थी। वे ताश खेल रहे थे और उनके चेहरों पर ऊब दिखाई दे रही थी। मैं अब और नहीं खेलना चाहता, राधा हमेशा जीत जाती है, समीर ने टेबल पर कार्ड पटकते हुए कहा। खेल में एक बड़ा अमाउंट हारने के बाद उसे अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, ये सही है राधा, तुम धोखा नहीं दे सकती। तुम बाकी लोगों के थॉट्स को उनकी रिएक्शन से पता लगा लेती हो, सादिका ने सिर हिलाते हुए कहा। राधा थोड़ा शर्मिंदा थे। उसने पैसों के ढेर को सभी के पास वापस धकेल दिया और कहा, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। किसी कारण से राधा किसी भी साइकिक स्पेल को कास्ट किए बिना भी सभी के मन को पढ़ सकती थी, लेकिन वे उसे ताश खेलते समय अपनी आंखें बंद करने के लिए नहीं कह सकते थे, है ना? अब मुझे पता चला कि कैसीनो के रूल्स में कोई साइकिक मैजिशियन को अंदर जाने की परमिशन नहीं है को क्यों रखा, और कोई कम उम्र के बच्चे की परमिशन नहीं है ऐसा नहीं रखा। आहन ने हेल्पलेसली अपना सिर हिलाया। जब वे बात कर रहे थे तो कुछ लोग पुल से बाहर आए। ये सब भी कम उम्र के थे। किसी कारण से जब वे पुल में तैर रहे थे तो उनके आसपास के पानी का टेम्परेचर कम हो गया था। ऐसा लग रहा था कि पानी भी जमने वाला है। कुछ कैपेबिलिटीज आदतों में बदल जाती है जिन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। कोई भी हमारे साथ एक ही पुल में तैरने को तैयार नहीं है, चाहे दिन कितना भी गर्म क्यों ना हो। स्विमिंग पूल के किनारे पर एक 6 पैक वाला सुंदर लड़का अपने ग्रुप के पास पहुंचा। उसने रास्ते में एक कॉकटेल उठाया और उसे पी लिया। रोहन, यहाँ कोई भी तुमसे बात नहीं कर रहा है। तुम्हें अपनी एग्जिस्टेंस की याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ जगह को गार्ड करने के लिए इनवाइट किया गया है, न कि वेकेशन एंजॉय करने के लिए। हमने तुम्हें पैसे भी दिए हैं, आहन ने उस आदमी से चिढ़ते हुए कहा। ये सुनते ही एक अट्रैक्टिव फिगर वाली एक लड़की भी पुल से बाहर निकली। उसने अपने बालों को लहराया और लोमड़ी की तरह मुस्कुराई। ये जादू नगरी है। क्या तुम्हें लगता है कि सेफ जोन एक सजावट है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी बीस्ट यहाँ तक आ सकता है। यहाँ तक कि अगर बीस्ट इतनी दूर आने में कामयाब रहा तो हमारी रॉय फैमिली फायर एलिमेंट बीस्ट से निपटने में एक्सपर्ट है। डीमन सीलिंग आइस फॉर्मेशन सब कुछ संभालने के लिए काफ़ी है। मुझे नहीं लगता कि हमारी मदद की ज़रूरत है। ग्रुप ने दो बिन बुलाए मेहमान रोहन और रोशनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वे कुछ अदर टॉपिक्स पर डिस्कस करते रहे। वैसे राधा, सेंट रिवर अचानक ही क्यों बेचैन हो गई है? क्या ये अग्नि आपदा के कारण था? जब ये थॉट उसके दिमाग में आया तो समीर ने अचानक ही पूछा। राधा ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये सिर्फ एक संयोग है। अग्नि आपदा सेंट रिवर में शांति को इफेक्ट नहीं करती है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि यह पूर्व में किसी चीज की वजह से है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। हम बहुत ही अनलकी हैं। पहले अग्नि आपदा, फिर प्रचंड सेंट रिवर, आहन ने शिकायत की। मुझे भी ये अजीब लगता है। सादिका, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें उग्र जादूगरनी पर अटैक करने के लिए क्यों कहा? आमतौर पर क्योंकि वो उग्र जादूगरनी के करीब हुआ करती थी तो उनका उस पर धोखे से हमला करना समझ में आता। इस इंसिडेंट से छुटकी अभी भी परेशान थी। मुझे नहीं पता। मेरी माँ ने मुझे केवल ग्रीन स्टील स्पाइक दिया और मुझे बताया कि कब अटैक करना है, इसलिए मैंने उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। सादिका ने उग्र जादूगरनी पर किए गए हमले को याद करते हुए अपना सिर हिलाया। सादिका, तुमने बेवकूफ़ी की है। जैसे ही ग्रुप डिस्कस कर रहा था तभी एक परिचित आवाज़ आई। ग्रुप को पहले तो इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वे जवाब देने वाले थे उन्होंने अचानक ही आवाज़ के मालिक को देखा। उनकी आंखें चौड़ी हो गई और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। आदर्श, ओह, तुम यहाँ कब आए? समीर और आहन आदर्श के पास गए और एक्साइटमेंट से उसे गले लगा लिया और एक दो पंच भी दे दिए। आदर्श ने भी दोनों को गले लगाया। और तुम हो? आदर्श, ठरकी कहीं के, लावा ने तुम्हें बहा दिया था, लेकिन तुम अभी भी इतनी खूबसूरत लड़की को अपने साथ लाने में कामयाब रहे। भाग साले। आदर्श ने आहन को एक थपकी दी। ये मिलिट्री से इशिता है। वो यहाँ मेरे साथ आई है क्योंकि उसे कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिसकी वो लंबे समय से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। आदर्श ने इशिता को ग्रुप से मिलवाते हुए कहा। इशिता बातचीत में शामिल नहीं हुई। उसने खुद के लिए एक सीट ढूंढी और बैठ गई। केवल समीर, जो एक सैनिक था, उसने उससे बात करने की पहल की। दूसरों ने उससे बात करने की जहमत नहीं उठाई।
तुमने क्यों कहा कि सादिका ने कुछ बेवकूफ़ी की है? छुटकी ने पूछा, जो इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा टेंशन में थी। जब लावा ने मुझे बहा दिया तो ये उग्र जादूगरनी थी जिसने मेरी जान बचाई थी। वो इंसानों के प्रति बिल्कुल भी शत्रुतापूर्ण नहीं है। आदर्श ने ग्रुप को उग्र जादूगरनी के साथ अपने एक्सपीरियंस को मोटे तौर पर समझाया। ग्रुप बता सकता था कि उग्र जादूगरनी भी मिलनसार थे। वो उनके पास गई थी और उनका वेलकम भी किया था। उसने न केवल उन्हें फायर क्लाउड फ्रूट्स गिफ्ट में दिए जो उन्हें कुछ फायर रेजिस्टेंस दे सकते थे, बल्कि उन्हें भूल भुलैया जैसे फायर क्लाउड वुड्स से बाहर भी निकाला था। हालांकि उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि उसके बाद ऐसा कुछ होगा, और वे इस बात से अनजान थे कि उग्र जादूगरनी ने आदर्श की भी जान बचाई थी। अब जब हमने उसे नाराज कर दिया है तो यह कहना मुश्किल है कि क्या होने वाला है। हम बहुत ही दूर हैं। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ हमारा पीछा करेंगे। जादूनगरी के सेफ जोन में ट्रेस पास करना आसान नहीं है। जादूनगरी के आसपास के किले शहर पर आक्रमण करने की कोशिश करने वाले किसी भी डीमन बीस्ट का सफाया कर देंगे। अगर ऐसा है तो आर्यन यहाँ इतनी बड़ी डिफेंस सेट करने की जहमत नहीं उठाएगा और पूरी पहाड़ी को अलर्ट पर रखेगा। छुटकी ने कोल्डली कहा और रात में भी उस जगह पर गश्त करने वाले मैजिशियंस की ओर देखा। उसकी बातों ने तुरंत ही ग्रुप को याद दिलाया और माहौल अचानक ही ठंडा पड़ गया। कार्निया टाउन के पार्क में एक पास के मैदान पर खुले आसमान के नीचे एक कपल जमीन पर लेटा हुआ था और रात के आकाश और दूर से जगमगाते शहर को देखते हुए एक दूसरे को गले लगा रहा था। मुझे परवाह नहीं है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे माता पिता को समझाने के लिए 1 लाख रुपए को सगाई के गिफ्ट के रूप में क्यों नहीं तैयार कर लेते? एक फ्रिंज हेयर और अंडाकार चेहरे वाली लड़की ने कहा, मैं पहले से ही 20 साल का हूँ। मेरे लिए परिवार से पैसे मांगना शर्मनाक है। तुम्हें मेरी जगह भी इसके बारे में सोचना चाहिए। मैंने पहले ही तुम्हें हर महीने की अपनी मजदूरी दी है। एक फैक्ट्री यूनिफॉर्म में आदमी ने कहा। जाहिर तौर पर वो टाउन में काम करने वाला लड़का था जो काम के तुरंत बाद डेट पर आया था। लड़की उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। उसने अहंकार से सिर उठाया। तभी एक शानदार रोशनी रात के आकाश में फैल गई और अपने पीछे एक निशान छोड़ दिया। फैक्ट्री द्वारा बनाए गए धूल के भूरे बादल पूरी तरह से चमक उठे, जिससे एक रहस्यमयी शानदार व्यू दिखाई दिया। ओह, ये तो एक शूटिंग स्टार है, लड़की एक्साइटमेंट में चिल्लाई। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। अरे हाँ, जल्दी से एक विश मांगो। दोनों ने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ईमानदारी से अपने हाथों को जोड़ लिया। शहर का आसमान आमतौर पर पोल्यूशन से भरा रहता था, यहाँ तक कि पोल्यूशन के कारण मेट्रियोट शावर भी दिखाई नहीं देता था। एक शूटिंग स्टार की तो बात ही छोड़ दो, ये एक चमत्कार की तरह था कि वे इसे देख पा रहे थे। हालांकि जैसे ही दोनों ने अपनी आंखें खोली और अपनी इच्छाएं शेयर करने वाले थे, उनकी आंखें संदेह और आश्चर्य से चौड़ी हो गई। रात का आसमान लाल धधक रहा था। शूटिंग स्टार कार्निया टाउन पर बहुत ही कम समय में उतर गया था, जो एक मीटियोरॉइड में बदल गया था जो दिन की तरह शहर को रोशन कर रहा था। स्कॉर्चिंग ब्लेजिंग मेटेरॉइड आसमान से तेजी से गिर रहा था और इससे हवा भी जलने लगी। ये जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसे देखते हुए ये कार्निया टाउन के पहाड़ी में क्रैश होने वाला था, जहां आर्यन की हवेली थी। मेटेरॉइड, भागो, एक मेटेरॉइड गिर रहा है। कार्निया टाउन का पूरा इलाका अस्त व्यस्त हो गया था। फैक्ट्री में ओवरटाइम काम करने वाले लोगों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। सभी लाइट्स बुझने से पहले उन्हें केवल एक झिलमिलाहट दिखाई दी। कंब्यूशन से चलने वाली मशीनें, सड़कों पर कारों सहित सभी खराब हो गई थी। जैसे ही आकाश में मेटेरॉइड जमीन के पास पहुंचा, फायर मैजिक अयस्को से चलने वाली मशीनें अपने आप कंब्यूशन से चलने लगी। उस इलाके में कई फैक्ट्रियां थी, इसलिए उस जगह के आसपास बहुत सारी ज्वलनशील वस्तुएं थी। कई फैक्ट्रियों में आग लग गई और तेज अलार्म की आवाजें आने लगी। फैक्ट्रियों में इंफ्रास्ट्रक्चर की परवाह न करते हुए मजदूर दहशत में भाग गए। आग तेजी से नहीं फैली, जिससे उन्हें बचने का पर्याप्त समय मिल गया। हालांकि जो लोग खुले में भागने में कामयाब रहे, उन्होंने तुरंत ही एक विशाल फायरबॉल देखी, जैसे सूरज उनकी ओर गिर रहा हो, जिससे पूरा आकाश जल रहा था। मजदूरों को पता नहीं था कि वे कहां भाग सकते हैं और वे अवाक रह गए थे। लकीली मीटियोरॉइड केवल कार्निया टाउन के ऊपर आकाश से गुजर रहा था, नहीं तो शहर फायर फ्लेम्स के ओशन में बदल जाता, जैसे धरती पर नर्क हो। ओह मामा, आहान ने अपना सिर उठाया और अविश्वास से आकाश की ओर देखा। रात का आसमान अब तेज रोशनी से जगमगा रहा था। पहाड़ी आग की रोशनी से धधकते लाल रंग से रंगी हुई थी।
ग्रुप सिर्फ डिस्कस कर रहा था कि शहर में उग्र जादूगरनी के लिए यह कितना इम्पॉसिबल था जब उन्हें मीटेरोइड के ऊपर खड़ी एक महिला का फिगर दिखाई दिया। वो इस मीटेरोइड पर खड़ी थी जिसने रात के आसमान में फिसलते हुए एक बड़ी आपदा की शुरुआत की थी। सेफ जोन, किले। जब बर्निंग वैली की रानी गुस्सा हो गई तो ह्यूमन डिफेंस सजावट के अलावा और कुछ नहीं थे। उतरते मेटेरॉइड ने उन इंसानों के लिए एक क्लियर वार्निंग की तरह काम किया जिन्होंने उसके उल्टे पैमाने को छूने की हिम्मत की थी। मेटेरॉइड पहाड़ी से टकराया और तुरंत उसका आधा हिस्सा जमीन पर गिर गया। विला एक बैरियर से प्रोटेक्टेड था। मेटेरॉइड से वाटर ब्लू बैरियर आधा हो गया। विला के लोग पूरी तरह से निराश थे। वे बस वहीं खड़े रहे और देखते रहे कि बैरियर के बाहर का एरिया जलकर राख हो गया था। पहाड़ी के दूसरे आधे हिस्से पर अभी भी काफी मैजिशियंस गश्त कर रहे थे। वे भी इसके साथ एवोपरेटेड हो गए थे। उनके पास मदद के लिए चीखने चिल्लाने का भी मौका नहीं था, या उनके पास ये पता लगाने का भी समय नहीं था कि क्या हो रहा है। विला में पुल के पास आदर्श, समीर, छुटकी, राधा, साधिका, आहान, रोहन और रोशनी सभी मूर्तियों में बदल गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि बैरियर के बाहर क्या हुआ था। पहाड़ का आधा हिस्सा ऐसे ही जलकर राख हो गया था। अगर मेटेरॉइड का एम विला होता तो क्या छोटा बैरियर इसे रोक भी पाता? क्या विला के लोग अब तक जिंदा भी बच पाते? एक सेकंड पहले मौजूद घने पेड़ों की जगह एक झुलसी हुई जमीन और बची हुई फ्लेम्स ने ले ली। डिस्ट्रक्शन और डेथ की थिक प्रेजेंस बैरियर की डायरेक्शन में बढ़ने लगी। जब लोग नर्क के इस एस्टोनाइजिंग साइट को देख रहे थे, बर्निंग वैली की एम्प्रेस वेल डिफेंडेड विला के ऊपर आसमान में तैरने लगी। उसकी आंखें फायर फ्लेम्स से जल रही थी, फिर भी वे उसके आसपास की हर चीज पर एक ठंडी नजर डाल रही थी। वो अपेयर हुई थी जब हर कोई यह मान रहा था कि वह पॉसिबली पूर्वी रीजन तक पहुंचने के लिए आधे देश की जर्नी नहीं कर सकती थी। उसने एक बुरे सपने की तरह ग्रुप का पीछा किया था और इस तरह के एक एस्टनाइजिंग सीन को क्रिएट करने के लिए अपनी पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव पावर का इस्तेमाल किया था। उसका क्रोध इंसानों को बता रहा था कि कोई उनके द्वारा किए गए पापों के लिए एक बड़ी कीमत चुकाने वाला था। उग्र जादूगरनी ने एक भेदी चीख निकाली। उसकी निगाहें आदर्श और बाकी लोगों पर टिकी हुई थी। वो अपने साथ गर्मी की एक लहर लेकर आगे बढ़ी। साधिका डर के मारे जमीन पर गिर गई। जो उसने देखा था उससे उसकी आत्मा कांप रही थी। वो वही थी जिसने ग्रीम स्टील स्पाइक को उग्र जादूगरनी की पीठ में घोंप दिया था। उग्र जादूगरनी बैरियर के बाहर तैरती रही। उसने अपनी आंखें झुका ली और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने आदर्श के ग्रुप की डायरेक्शन में कुछ पकड़ लिया। जब सभी ने यह मान लिया कि वो बैरियर के बाहर खड़े होने के बावजूद साधिका की हत्या कर देगी, तो राधा जो आदर्श के पास बैठी थी उसे किसी स्पेशल फोर्स से पकड़ लिया गया जिसने उसके नाजुक शरीर को हवा में खींच लिया। राधा! आदर्श चौंक गया। उसने तुरंत ही मैजिक शूज को एक्टिवेट कर दिया और सीधे बैरियर से बाहर निकल गया। राधा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई फोर्स उसे घसीट रहा हो। उसका शरीर जल्दी वाटर बैरियर को पार कर गया और उग्र जादूगरनी की ओर उड़ गया। आदर्श ने पागलों की तरह उसका पीछा किया। उसके हाथ पर स्कॉचिंग फ्लेम्स का एक कश जल उठा। ये उग्र जादूगरनी पर ब्लास्ट करते हुए एक बढ़ती हुई फ्यूरी फिस्ट में बदल गया। उग्र जादूगरनी हवा में खड़ी थी। उसने आदर्श पर एक ठंडी नजर डाली और उसके पास आ रही फ्यूरी फिस्ट को आराम से देखा। उसने अपने हाथ को एक्सप्रेशनलेसली लहराया और आसानी से आदर्श की फ्यूरी फिस्ट को शून्य कर दिया। आदर्श अवाक था। वो कितना मूर्ख था ये सोचकर कि वो बर्निंग वैली की एम्प्रेस को उसके फायर एलिमेंट से नुकसान पहुंचा सकता है। वो अपना लाइटनिंग स्पेल कास्ट करने ही वाला था कि उसने राधा को उसके साइकिक एलिमेंट का यूज करके उसके साथ कम्युनिकेट करते हुए सुना। भैया, वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही है। आदर्श ने हार नहीं मानी। उसने एक ही समय में फ्लाइंग शेडो और मैजिक शूज का इस्तेमाल किया और जल्दी से एक देवदार के पेड़ पर चढ़ गया जो अभी भी अप्रभावित था। देवदार के पेड़ के ऊपर खड़ा आदर्श अभी भी हवा में तैर रही उग्र जादूगरनी से कुछ दूरी पर था। उसने उग्र जादूगरनी और पकड़ी गई राधा को ऊपर की ओर देखा। उसे जाने दो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, आदर्श ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसके नखरे के बीच आदर्श का खून खोलने लगा। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि जब वो उग्र जादूगरनी पर दहाड़ रहा था तो उसके ऊपरी जबड़े के दांत लंबे हो रहे थे, उसके काले बाल भी लंबे हो रहे थे और आग की रोशनी में धीरे धीरे सफेद हो रहे थे। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगी, मैं बस अपना सामान वापस लेना चाहती हूँ। उग्र जादूगरनी एक एम्प्रेस की तरह वहां खड़ी रही। उसने बात नहीं की।
फिर भी आदर्श उसकी आवाज़ सुन सकता था। उसने राधा की ओर देखा और महसूस किया कि उसका मुंह खुला हुआ था। वो ऐसी आवाज़ में बोल रही थी जो उसकी नहीं थी। वो एक साइकिक मैजिशियन है, वो मेरी ओर से बोलेगी, उग्र जादूगरनी ने कहा। उसकी आवाज़ राधा के मुंह से निकल रही थी।